हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में इनकम टैक्स के कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स को रीड कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स के बारे में आपको जरा सा भी नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप इनकम टैक्स को समझ लें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो इनकम टैक्स बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लेती है आपके इनकम पे। आप कोई इनकम अर्न करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है आपके इनकम पे, जो कि आपने प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर में आपने कमाई होगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो पीरियड रहता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अभी हम इनकम टैक्स में ये समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, क्योंकि हमेशा ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये समझते हैं, जिस साल में हम इनकम को अर्न करते हैं उस साल को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, अभी एक ईयर जो है अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड हो जाता है। वापस अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस साल में हम इनकम को अर्न करते हैं, कमाते हैं, उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जिस साल में हम उस इनकम को एसेस करते हैं कि हमने कितना कमाया है और उसके बाद हम उसका आईटीआर फाइल करते हैं, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर अप्रैल 22 से लेकर मार्च 2023 जो है, अगर वो फाइनेंशियल ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर होगा अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024। ठीक है, अगर अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 में हम जो इनकम कमाते हैं, अगर हम इसे फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा अप्रैल 2024 से मार्च 2025। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जिस साल में हम कमाते हैं उस साल को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और जिस साल में हम एसेस करके आईटीआर फाइल करते हैं उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। या फिर आप इस टर्म में भी समझ सकते हैं कि जिस साल में हम कमाते हैं उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और उस ईयर के एंड होने के बाद जो ईयर स्टार्ट होता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि आईटीआर फाइल करते हैं बेसिकली असेसमेंट ईयर में। तो सवाल ये आता है कि आईटीआर होता क्या है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर क्या होता है? आईटीआर बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें एक टैक्स पेयर अपने सारे इनकम को रिपोर्ट करके गवर्नमेंट को बताता है कि मुझे इतनी इनकम हुई है। ठीक है, आईटीआर में क्या क्या डिटेल्स रहते हैं? तो आईटीआर में बेसिक टैक्स पेयर के केवाईसी वाले डिटेल्स होते हैं, टैक्स पेयर का इनकम होता है, डिडक्शन जो भी क्लेम किया हुआ है वो होता है, फिर टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है और कितना इनकम अर्न किया है, ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स रिटर्न में बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात किया इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है, तो हम समझेंगे कि फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इनकम को, जो हमने इनकम अर्न किया है उसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनकम कितने टाइप की होती है, क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और अलग अलग हेड बनाए गए हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम जो इनकम अर्न करते हैं उसके कौन कौन से हेड्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 हेड्स बनाए गए हैं इनकम टैक्स में। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या फिर प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ठीक है, सैलरी से कब हम कहेंगे कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी है? अगर हमको सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, अलावेंसेस मिलता है या फिर पेंशन मिलता है तो उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब बोलते हैं? अगर हमको हमारे हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव होता है तो उसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है? आपको पता होगा कि जब भी हम बिजनेस करते हैं या फिर हम कोई प्रोफेशन में हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है। फिर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं तो बेचने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, मतलब आपने जितने में खरीदा था डेफिनेटली आपने उससे ज़्यादा में बेचा रहेगा, तो जो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जो गेन मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। ये आप शेयर्स बेचिए, म्यूचुअल फंड्स बेचिए, प्रॉपर्टीज़ को बेचिए, अगर आप बेचते हैं आपको कोई कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस होता है तो उसको हम टैक्स करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। ठीक है, फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो सारे इनकम्स जो ये चारों में नहीं गए हैं उन्हें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे हो गया इंटरेस्ट इनकम हो गया। ठीक है, हम जो डिपॉजिट्स करते हैं उसका इंटरेस्ट इनकम हो गया, हमने लॉटरी में जीता है, गिफ्ट मिला है, ये सारी चीज़ें हमारी अदर सोर्स की इनकम होती हैं। हमने समझ लिया कि हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है। अभी हम सब समझते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम के बेसिस पे हमें कौन कौन से आईटीआर फाइल करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने आईटीआर 1, 2, 3, 4 बताया हुआ है जो कि बेसिक आईटीआर है। 5, 6, 7 भी होता है बट वो एडवांस लेवल का होता है, इसलिए मैंने बेसिकली बेसिक वाले आईटीआर फॉर्म्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। पहला होता है आईटीआर 1। आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है? ठीक है, अगर आप एक रेसिडेंट हैं तो आप फाइल कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो आप फाइल कर सकते हैं।
थर्ड थिंग कि आपका जो इनकम है वो सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स से होना चाहिए। एंड अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम भी उसमें इंक्लूड है तो एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 ही होना चाहिए। अगर 5,000 से ज़्यादा होगा तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ITR 2 कौन फाइल कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल HF जिसका इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है वो फाइल कर सकता है। करेक्ट। मतलब कि अगर आप एक रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है तो भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो भी ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन इनकम है, आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। ITR 3 कौन फाइल कर सकता है? इंडिविजुअल या फिर HF, ठीक है, जिनका बिजनेस से इनकम है, बेसिकली जिनका बिजनेस से इनकम है वो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि अगर मेरी सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम दोनों है तो क्या कौन सा ITR में फाइल करूं? तो आप ITR 1 देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस इनकम कवर नहीं है, लेकिन ITR 3 में आपको सैलरी भी डाल सकते हैं, बिजनेस भी डाल सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको ITR 3 फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मेरी सैलरी इनकम है और मेरे पास कैपिटल गेन इनकम है तो मैं कौन सा ITR फाइल करूं? तो सैलरी इनकम और कैपिटल गेन अगर आपका इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़ के सारे इनकम आप इंक्लूड कर सकते हैं ITR 2 में। फिर नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मेरे पास बेसिकली तीनों इनकम है, सैलरी इनकम भी है, कैपिटल गेन इनकम भी है और मेरे पास बिजनेस इनकम भी है और मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है। ठीक है, तो मैं कौन सा ITR फाइल करूँ? आप ITR 3 फाइल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ITR 4 की। ITR 4 बेसिकली आप फाइल कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल HF या फिर फॉर्म है अदर देन LLP बेसिकली, और आप अपना इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखाना चाहते हैं। मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है और आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरा इतना टर्नओवर है और इसके बेसिस पे मेरा इतना प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे आप दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन डिस्कस किए जाते हैं, 44AD, ADA एंड 44AE। ठीक है, इन सारे इनकम को, इन सारे सेक्शंस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ITR फॉर्म्स भी समझ गया होगा। इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक स्लैब रेट रखा हुआ है। आपको बहुत सारे स्लैब रेट बेसिकली मिल जाएंगे। ये बेसिकली ओल्ड स्लैब रेट है, यहाँ पे न्यू स्लैब रेट का भी चक्कर रहता है, बट मैंने ये जो यहाँ पे डाला है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि स्लैब रेट होता क्या है। स्लैब रेट बेसिकली वो रेट होता है जहाँ पे बाइफर्केशन दिया होता है कि आपका कितना इनकम रहेगा तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 2.5 लाख तक इनकम है, अगर बोला गया है कि एग्जम्प्ट है तो 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनका अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20% देना होगा, और 10 लाख के ऊपर है तो 30% टैक्स देना होगा। तो स्लैब रेट बेसिकली आपके इनकम को बाइफर्केट कर देता है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि कौन से स्लैब रेट में आप बैठते हैं और आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, स्लैब रेट जो है वो हर फाइनेंस बजट के बेसिस पे चेंज होता रहता है। फाइनेंस बजट में अगर जो अनाउंसमेंट किया गया है वो बेसिकली स्लैब रेट अप्लीकेबल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्लैब रेट भी क्या होता है इनकम टैक्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड TDS नॉर्मली यूज किया जाता है ITR फाइलिंग करते वक्त। एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो पे किया जाता है उसे एडवांस टैक्स बोलते हैं। मतलब जिस साल में आप कमाई कर रहे हैं उसी साल में आप टैक्स पे किए जा रहे हैं। ठीक है, उस साल के लिए टैक्स पे किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप टैक्स पे करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो उसे हम बेसिकली एडवांस टैक्स बोलते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स किसे बोलते हैं? जब आप ITR फाइल करते हैं, ठीक है, असेसमेंट ईयर में जब आप ITR फाइल करते हैं, फाइलिंग करते वक्त जब आपको जो टैक्स आता है भरने के लिए उसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है TDS। TDS क्या होता है? TDS बेसिकली क्या होता है कि जो आपका इंप्लॉय डिडक्ट करता है या फिर अदर कोई पर्सन डिडक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ये गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर किसी को आप 5 लाख से ज़्यादा सैलरी देंगे तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा सैलरी देगा ड्यूरिंग द ईयर तो वो TDS डिडक्ट करेगा। वो कैलकुलेट करेगा कि कितना टैक्स आता है, उसके हिसाब से वो TDS ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर देगा। या अदर देखिए, कोई प्रोफेशनल है, अगर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है तो प्रोफेशनल सर्विसेज में भी सेक्शंस होते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं कि अगर आप इतने अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो आप TDS काटिए। तो TDS बेसिकली वो पर्सन काटता है जो आपको इनकम देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड आपको किसी चीज़ में डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।